चौहान राजाओं में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। लगभग 11 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज 1177 में गद्दी पर बैठे, लेकिन उन्होंने प्रशासन की बागडोर तब संभाली जब वह 16 वर्ष के थे। उसके बाद ही उन्होंने प्रसार की जोरदार नीति आरंभ की और छोटे छोटे अनेक राजपूत राज्य पर विजय प्राप्त कर ली। पर गुजरात के चालुक्य राजा के खिलाफ संघर्ष में वो सफल नहीं हुए। इससे मजबूर होकर वे गंगा की घाटी की ओर मुड़ गए और वहां उन्होंने बुंदेलखंड की राजधानी महोबा के खिलाफ एक अभियान चलाया, और यही संघर्ष था जिसमें आल्हा और उदल नाम के प्रसिद्ध योद्धा मारे गए थे। कहते हैं कि कन्नौज के जयचंद ने इस संघर्ष में महोबा के चंदेल राजा की मदद की थी। चौहान राजाओं ने संभवतः पंजाब की दिशा से आक्रमण का साहस करने वाले बहुत सारे तुर्कों को हराया और मार डाला था। पंजाब की तरफ चौहान सत्ता के प्रसार के कारण अब क्षेत्र के गजनबी शासकों के साथ उनका टकराव हुआ, और फिर अब सामना होता है मोहम्मद गौरी से। तबरहिंद क्षेत्र पर पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के दावों के साथ एक टकराव शुरू होता है, जिसे तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1191 ईस्वी में तराइन में हुई इस लड़ाई में गौर की सेना पूरी तरह तबाह हो गई। गौरी की जान एक युवा खिलजी सवार ने बचाई। पृथ्वीराज तबरहिंद की ओर बढ़े और 12 माह की घेराबंदी के बाद आखिरकार उसे जीत लेते हैं। पृथ्वीराज ने पंजाब से गोरियों को खदेड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। शायद उन्हें यह लगा हो कि तराइन बार बार होने वाले तुर्क हमलों जैसा ही एक और हमला है और गौरी का शासक पंजाब पर राज्य करने पर संतोष कर लेगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मौके का फायदा उठाते हुए मोहम्मद गौरी ने फिर से अपनी सेना को व्यवस्थित किया और उसे अगले साल भारत पर एक और आक्रमण करने का समय मिल गया, और उसने पृथ्वीराज के एक कथित शांति प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था कि पंजाब गौरी शासक के अंतर्गत ही रहने दिया जाएगा। 1192 ईस्वी में हुई तराइन की दूसरी लड़ाई भारतीय इतिहास में एक मोड़ मानी जाती है। इस टकराव के लिए मोहम्मद गौरी ने सावधानी से तैयारी की थी। कहते हैं कि वह 1,20,000 सैनिकों के साथ आगे बढ़ा, जिसमें पूरी तरह फौलादी जिरह बख्तर से लैस एक भारी घुड़सवार सेना थी और 10,000 घुड़सवार तीरंदाज थे। गौरी की ओर से खतरे को पृथ्वीराज ने जैसे ही भांपा, वैसे ही पूरी तैयारी के साथ पृथ्वीराज ने 3 लाख की फौज उतारी, जिसमें घुड़सवारों की बड़ी संख्या थी और लगभग 300 हाथी थे। हो सकता है कि दोनों तरफ की सेनाओं की संख्या में अतिशयोक्ति हो, लेकिन भारतीय सेना की संख्या संभवतः अधिक थी, पर तुर्क सेना का संगठन और नेतृत्व बेहतर था। यह लड़ाई मुख्यतः घुड़सवार सेनाओं की लड़ाई थी। तुर्क सेना की तेज गति तथा उनके घुड़सवार तीरंदाज और भारी सवार सेना ने आखिरकार मामले का निपटारा कर दिया। भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए। पृथ्वीराज चौहान वहां से बच निकले, मगर सिरसा नदी के पास पकड़े गए। तुर्क सेनाओं ने हांसी, सरस्वती और समाना की गढ़ियों पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने अजमेर पर हमला करके वहां भी कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज को कुछ समय तक अजमेर पर शासन करने की अनुमति दी गई, क्योंकि हमारे पास उस काल के सिक्के मौजूद हैं, जिन पर एक ओर तारीख दी गई है और पृथ्वीराज देव अंकित है, तो दूसरी ओर श्री मोहम्मद शाम लिखा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में अर्ध पौराणिक लेखनों में जो जिक्र मिलता है, उसमें अतिशयोक्ति देखने को मिलती है। चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासों में ये बात लिखी गई है कि गौरी से हार के बाद पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया, जहां उन्हें अंधा कर दिया गया, और फिर चंद बरदाई ने एक दोहे के माध्यम से पृथ्वीराज को वो जगह बताई जहां गौरी बैठा था, और वो दोहा कुछ इस तरीके से था: 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और इतना सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने उस दिशा में तीर चला दिया और गौरी मारा गया। इसके बाद चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने आपस में कटार से एक दूसरे को मार डाला। हालांकि यह एक काल्पनिक कथा है, क्योंकि मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि पृथ्वीराज को तथाकथित षड्यंत्र के आरोप में मार डाला गया था, और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने लगभग 1 दशक से अधिक समय तक शासन जारी रखा। पृथ्वीराज की जगह उनके बेटे गोविंद राज को गद्दी पर बिठाया गया। दिल्ली भी उसके तोमर शासक को वापस दे दी गई, लेकिन जल्द ही इस नीति को पलट दिया गया। दिल्ली के शासक को हटाकर दिल्ली को गंगा की वादी में तुर्कों के भावी अभियान का आधार बना दिया गया। एक विद्रोह के बाद मुस्लिम सेना ने अजमेर पर फिर से कब्जा किया। पृथ्वीराज का बेटा रणथंभौर चला गया और वहां उसने एक नए शक्तिशाली चौहान राज्य की नींव डाली, और इस तरह दिल्ली का इलाका और पूर्वी राजस्थान तुर्क शासन के अधीन हो गए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।